बिहार की सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की माने तो बिहार में एनडीए के आते ही रामराज स्थापित हो गया। अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना पूरी हो गई है। विपक्ष की सुने तो प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के दावे वादे सब खोखले हैं। एनडीए जो आंकड़ा पेश कर रही है पता नहीं कहां से लेकर आती है। अब सरकार और विपक्ष दोनों को छोड़ दे तो एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो बिहार का हाल बेहाल है। सत्ताधीश भले ही अपने प्रवक्ताओं की फौज सिर्फ यह बताने के लिए उतार दे कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश बाबू है तो सब कुछ ठीक है, हर ओर राम राज्य है, जनता डर मुक्त है, मगर सच्चाई जो है वो आज हम आपको आपके सामने रखेंगे। सच में जो सच है वो आपको बताएंगे और इस सच का दावा हम नहीं खुद एनसीआरबी कर रही है। और क्या कुछ है वो दावे, देखिएगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। बिहार में अपराध बेलगाम है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, प्रशासन पस्त है, अपराधी व्यस्त हैं अपराध करने में। सत्ताधारी ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए जो रास्ता निकाला उस पर गौर कीजिएगा। रास्ता नंबर 1, सीएम की बैठक, जिसमें कागजों पर रणनीति बनी, असर नहीं दिखा। रास्ता नंबर 2, प्रवक्ताओं की फौज, जो प्रदेश में सब ठीक है का राग गा रहा है। रास्ता नंबर 3, विपक्ष को घेरते रहो, विपक्ष चाहे तो क्राइम रोका जा सकता है, कुल मिलाकर विपक्ष पर ही हमलावर रहो। जीतन राम मांझी तो एक कदम और आगे निकल गए और तेजस्वी से अपराध रोकने की गुहार ट्विटर पर कर डाली। महाराज ये तो हद ही है, शासन आपका, प्रशासन आपका और अपराध रोके विपक्ष। जेडीयू के नीरज कुमार पिछली बार मंत्री भी रहे, अब की बार मौका नहीं मिला, खिसियाए हुए हैं, लगातार मुख्य विपक्षी दल पर तलवार ताने हैं। एयरपोर्ट से घर सुरक्षित आना उनके लिए अपराध मुक्त बिहार की सबसे अच्छी तस्वीर है। दफा 420 के आरोपी एहसास हुआ, आंकड़े गवाह हैं कि रांची से पटना मध्य रात्रि में लालूवाद के खौफनाक दौर में कोई सपना में नहीं सोचता था। घर से निकलने पर हनुमान चालीसा और मां बगलामुखी का पाठ करना पड़ता था। आज कानून का एहसास हुआ है और आप खुद इसका एहसास किए होंगे कि नालंदा और नवादा की सीमा से गुजरते हुए मन के अंदर भय नहीं, कानून के राज का एहसास बिहार के आवाम को भी है। ये तो बात हो गई बिहार के सियासी आपराधिक किस्से की, इसको छोड़ते हैं। सियासत है, सियासत का क्या? बिहार में नदियों, नहरों और तालाबों में कोई ऐसी कमी नहीं है जहां कोई बगैर पानी के मर जाए। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यहां पानी के झगड़े में पिछले साल भर में देश भर में सबसे अधिक लोगों ने जान गंवाई है। एनसीआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध ये आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में बिहार में हत्या की 3138 घटनाएं सामने आई। हत्या के ज्यादातर घटनाएं सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया में हुई हैं। अब एक नजर इन आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। आईपीसी की धारा में दर्ज मामले 1,97,935, कुल दर्ज मामले 2,69,109। अपराध के आंकड़े अपनी टीवी स्क्रीन पर इन ग्राफिक्स के जरिए से समझिएगा। हत्या सन 2018 में 2,934, सन 2019 में बढ़कर हो गई 3,138। अपहरण 2018 में 9,935, बढ़कर 2019 में हो गए 10,707। बलात्कार सन 2018 में 651, बढ़कर 2019 में हो गए 730। दंगा सन 2018 में 10,276, सन 2019 में 7,262।
चोरी सन 2018 में 30,916, वही बढ़कर 2019 में हो गए 34,971। लूट सन 2018 में 1,731, सन 2019 में 2,398। डकैती 2018 में 280, सन 2019 में 391। दहेज हत्या सन 2018 में 1,107, सन 2019 में 1,120। अब एक नजर हत्या के मामले पर भी डाल लीजिए और हत्या के कारणों पर भी, जो शायद आपको झकझोर कर रख दे, मगर सत्ताधीशों को यह नहीं दिखता। चिंता पैदा करते हैं ये आंकड़े। 44 हत्या पानी के लिए टॉप बिहार पर, 240 लोगों की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई, 547 लोगों की प्रतिशोध में गई जाने, 101 को अवैध संबंध में मार डाला गया, 15 को डायन और डकैती में 26 हत्याएं की गई। एक बार फिर बता दें कि ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे झुकलाया भी नहीं जा सकता। सरकार इन आंकड़ों पर अपनी अलग ही दलील देगी। खैर, हमारा मकसद सच दिखाना है और यह आपको बताना है कि सच क्या है। इन वादों से, इन भाषणों से, इन बयानबाजियों से इतर है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगा। सच में गंभीरता से लेने की बात है और गंभीर विषय है। सत्ता में मलाई मार रहे मठाधीश, यह आंकड़ा आप भी देख लीजिए और एयरपोर्ट से घर आने को राम राज्य बताना बंद कीजिए। आप सत्ता में हैं, कृपया विपक्ष से गुहार न लगाए, खुद करें जो हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो जो कुछ ये आंकड़े बता रहे हैं, इनको सोचिएगा, समझिएगा कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं और सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के नुमाइंदे क्या कुछ कहते हैं। एक जो फौज छोड़ दी गई है, जो अपने ही आंकड़े पेश करती है, वो क्या कुछ कहती है। लेकिन जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से लेकर आज तक के भी आंकड़ों का कुछ अंश आपको दिखाते हैं कि उसके बाद ग्राफ अपराध का क्या हाल है। तारीख 16 नवंबर, नवगछिया में गैंगवार, एक हत्या। 17 नवंबर, गया में स्टेज प्ले के दौरान गोली मारकर एक की हत्या। तारीख 17 नवंबर, छपरा में धारदार हथियार से युवक की हत्या। तारीख 17 नवंबर, नालंदा में किडनैपिंग के बाद 5 साल के बच्चे की हत्या। तारीख 17 नवंबर, बक्सर में पुरानी रंजिश के तहत युवक को गोली मारी गई। तारीख 20 नवंबर, सीवान में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने कारोबारी को मारा था चाकू। तारीख 20 नवंबर, सीवान में महिला की हत्या। तारीख 20 नवंबर, छपरा में मांझी टोला में अपराधियों ने 3 को मारी थी गोली। तारीख 24 नवंबर, खगड़िया में पूर्व वार्ड पार्षद को अपराधियों ने मारी थी गोली। तारीख 25 नवंबर, बक्सर में अपराधियों ने 3 लोगों को मारी थी गोली। तारीख 27 नवंबर, रोहतास में 21 साल के युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। तारीख। तो ये तो आपको जो आंकड़े दिखाए थे, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बिहार में क्राइम अनलॉक है। और उसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी और हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कुंदन जी, क्या यही राम राज्य है जिसकी बात चुनाव से पहले कही जा रही थी? और ये आंकड़े? देखिए कि यह जो आंकड़े अभी हमने दर्शकों को दिखाए हैं, ये 2018 और 2019 के आंकड़े हैं और 2020 के आंकड़े जब आपके सामने आएंगे, क्योंकि एनसीआरबी का जो डेटा है, जब वो रिलीज किया जाएगा तो वो आंकड़े भी चौंकाने वाले होंगे। आप देखेंगे तमाम जितनी भी फहरिस्त हमने दर्शकों को दिखाई है, उसमें दंगा के अलावा जितनी भी घटनाएं हैं, हत्या, चोरी की वारदात कह लें, डकैती को ले लें, अपहरण की बातें कर लें,
सब जगह पे ग्राफ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्राफ कहीं नीचे नहीं जा रहा। अब आप इसे क्या कहेंगे, सुशासन की सरकार की संज्ञा देंगे या जंगल राज रिटर्न्स की बात करेंगे? क्योंकि जिस जंगल राज, डबल युवराज जंगल राज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा की सार्वजनिक मंच से जो संज्ञा दी थी बिहार के लिए, वह आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए भी शर्मनाक स्थिति थी, क्योंकि बिहार को अगर जंगल राज के नाम से अगर बताया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो वो बिहार के लिए शर्मनाक स्थिति है। और खास करके जो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से कहीं से भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि राज्य में सुशासन की सरकार है। इसे हम ये कह सकते हैं जंगल राज रिटर्न्स। लेकिन अब इसके पीछे कौन सी ताकतें जिम्मेदार हैं, किन वजहों से अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था की ऐसी गिरती हुई स्थिति क्यों है, ये इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही। लेकिन जाहिर सी बात है जिन वजहों से हत्याएं हो रही हैं वह भी अपने आप में काफी चौंकाने वाले हैं। पानी को लेकर हत्या की जा रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली और हर घर में नल जल जैसी योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, वहीं बिहार में पानी के लिए हत्याएं कर दी जा रही हैं, दहेज की हत्या हो रही है। और बिहार को जहां आगे ले जाने की बात की जा रही है इस डबल इंजन सरकार में, वहां पर डायन बिसाही के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। तो स्थिति चिंताजनक है के। और आपको बता दें कि आप चाहे विपक्ष की सरकार को कुछ भी संज्ञा दे लें, कुछ भी विशेषण लगा लें, लेकिन आपके साथ भी स्थिति अच्छी नहीं है। और कबीर का एक दोहा है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो आप दूसरे की तरफ जब एक उंगली उठाकर दिखाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ इशारा करती हैं। आपको अब खुद से अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और बिहार में जो अपराध की स्थिति है उसको लेकर बिल्कुल सही से आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल मधुरशील जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब इन सरकारों को भी कबीर का दोहा एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है कि बुरा देखन जो मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, आपहु तन देखा तो मुझसे बुरा ना कोई? स्वीकार्यता बेहद जरूरी है। मधुर जी, देखिए राणा, राजनीति में इतनी उदारता नहीं है राणा जी। अगर इतनी उदारता रहती तो जिस वादे को लेकर के जनता के बीच जनप्रतिनिधि जाते हैं, राजनेता जाते हैं और सत्ता में काबिज होने के बाद उसको भूल जाते हैं। जी। सारा का सारा प्रशासनिक महकमा या पुलिसिया तंत्र है वो पूरी तरह से बिहार में फेल है। चुनाव मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया सरकार को गठन हुए। 16 नवंबर को सरकार ने शपथ लिया था, मंत्रिपरिषद बनी थी नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और आज 20 तारीख है, मतलब कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। चुनाव के दौरान तो मान लीजिए कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में सारी चीज़ें रहती हैं और सारी चीज़ें चलती हैं। उस दौरान जो भी घटनाएँ हुई, कई उम्मीदवारों पर हमले हुए, कई हत्याएँ भी हुई उम्मीदवारों की, लेकिन सरकार बनने के बाद, काबिज होने के बाद, जब ये मंत्रिमंडल बना है उसके बाद बिल्कुल, क्योंकि आंकड़े तो मधुर जी जो आधे नवंबर के बाद के आंकड़े डराते तो वो भी हैं। 4 आपराधिक मामले 17 तारीख को आते हैं, 17 नवंबर को, 16 नवंबर को आते हैं, फिर 3 मामले 20 नवंबर को आते हैं, 24, 25, 26, 27। ऐसा कौन सा दिन जिस दिन घटनाएं ना हुई हो, जिस दिन अपराधियों के हौसले बुलंद ना रहे हो? महज ये 10 से 15 दिन के आंकड़े ही डराते हैं। मैं वही बता रहा हूं राणा आपको कि एवरेज 3 हत्याएं राज्य में रोज हो रही हैं जी। और बलात्कार की अगर आप घटनाएं देखें तो बिहार चूंकि ऐसा प्रदेश है जहां पर कि इस तरह की घटनाओं को दबाने की कोशिश परिजनों के द्वारा किया जाता है कि समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि ना हो, तो ऐसी भी घटनाएं आती है। लेकिन जो कोई साहस करके अगर थाने तक जाता भी है तो बलात्कार की भी अमूमन 4 घटनाएं प्रतिदिन राज्य में हो रही है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो लूटपाट की घटनाएं, मैं कल भी चर्चा के दौरान आपको बता रहा था कि छोटी मोटी घटनाओं पर पुलिस संज्ञान नहीं लेती और मामला दर्ज नहीं करती। बड़ी जो लूट की घटनाएं हो रही है वही पुलिसिया खाते में दर्ज हो पा रही हो, जिसका आंकड़ा आप दिखा पा रहे हैं। और ऐसे दर्जनों मामले ऐसे आते हैं जो थाने तक नहीं जा पाते या थाने पर जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं हो पाता। बिहार में एक बहुत बड़ी ये खामी है कि थाने की पुलिस जब तक आप दबाव ऊपर से नहीं आप करा ले, किसी से पैरवी न करा ले, भुक्तभोगियों का जिनके साथ लूटपाट की घटना हुई है या जिनके साथ बलात्कार की घटना हुई है, पुलिस मामला दर्ज भी नहीं करती।
तो ये हाल है यहाँ कानून का कितना राज है। जबकि आप देखिए कि हास्यास्पद परिस्थिति क्या है कि आप कानून का एक तरह से राज कायम नहीं कर पा रहे हैं, और नीतीश सरकार में पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार ट्वीट एडवांस में आ जाता है कि कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति है कि रात में नेता प्रतिपक्ष आ जा रहे हैं रांची से चल करके पटना, जबकि वो रांची से आए ही नहीं। तो इस तरह से सरकार के लोगों का, सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों का बड़बोलापन है, और जहां नियंत्रण करने की बात है वहां आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन ट्वीट जारी करने का एक फैशन विकसित हो रहा है, और राज्य की जनता जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के ही उसमें उलझी हुई है, लेकिन जनता को राहत देने वाली बात मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है। लगातार मीटिंग हो रही है, समीक्षा हो रही है, लेकिन जिन राज्यों में आपराधिक घटनाएं ज्यादा हो रही है वहां परिवर्तन होना चाहिए था, पुलिस के कप्तान का तबादला होना चाहिए, थानेदारों को बदलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ अब तक। किसी भी मतलब आईएएस लोगों के तो कुछ ट्रांसफर हुए, जिलाधिकारी कहीं के नहीं बदले गए, मतलब सचिवालय स्तर पर तबादले हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन जिला स्तर पर तबादले नहीं हुए। बिल्कुल मधुर जी, एसपी किसी जिले के नहीं बदले गए। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप चाहते हैं कि नियंत्रण कानून पर हो जाएगा, और मजबूरी क्या है सरकार की इतनी घटनाओं के बाद भी? अब क्या नरसंहार जब होना शुरू हो जाएगा पहले की तरह, तब सरकार उसमें मतलब सक्रिय होगी या गंभीर होगी? बिल्कुल मधुर जी। कुंदन जी, जिस तरह का क्या इसको बेतुका बयान कहा जाए नीरज कुमार का कि अगर एक नेता या नेता प्रतिपक्ष अगर सुरक्षित अपने घर आ जाते हैं तो राम राज्य है, या फिर किसी नेता पर किसी भी तरह की अगर कोई भी उनके साथ दुर्घटना या घटना होती है तभी माना जाएगा कि क्राइम है? क्या यह एक पैमाना तय कर दिया है सरकार ने कि नेता सुरक्षित तो पूरा राज्य सुरक्षित? देखिए देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि नीरज कुमार ने जो ट्वीट किया है और जो बयान दिया है कि रात में 12 बजे नालंदा और नवादा होकर तेजस्वी पटना पहुंच चुके हैं, ये कतई सच्चाई नहीं है। आज दोपहर में लगभग 1 बजे तेजस्वी यादव अपने रांची के प्रवास से वापसी की यात्रा उन्होंने शुरू की है। तो नीरज कुमार कहीं ना कहीं हड़बड़ी में दिखाई दिए और उनके पास जानकारी का अभाव था। हालांकि इन मुद्दों पर जब भी आप राजनेताओं से बात करेंगे तो अक्सर मीडिया को जानकारी का अभाव का हवाला देते हैं, लेकिन इस बार जानकारी का अभाव नीरज कुमार के पास है। और आपको याद दिला दें कि नीरज कुमार पिछली सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रहे, और ऐसे सूचना तंत्र अगर इतना बुरा है और इस की सूचना को में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने होमवर्क। बिल्कुल मधुर जी, किस तरह से देखा जाए नीरज कुमार के इस बयान को? पहली बात तो यह कि उनके उस बयान में सच्चाई नजर नहीं आती क्योंकि वो दोपहर को अपने घर पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लिया जाए तो क्या राम राज्य का या कानून के राज का पैमाना सिर्फ इतना भर है कि अगर नेता सुरक्षित तो फिर पूरा राज्य सुरक्षित, जनता को भूल जाओ? देखिए, ये तो मतलब राजनेता अगर सुरक्षित कहीं से आ जाते हैं तो ये कोई मानक नहीं हुआ कि आपने कानून का राज कायम किया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से, सुरक्षा मानकों के हिसाब से जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है उसके हिसाब से उनको एडवांस एस्कॉर्ट अवेलेबल होता है जिस भी थाने क्षेत्र से गुजरेंगे, और दूसरे राज्यों में भी वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उस सुरक्षा के वो अधिकारी होते हैं। अगर तेजस्वी यादव झारखंड से चलते भी, हालांकि वो रात को नहीं आए, तो वो रात को अगर चलते भी तो उनके साथ सुरक्षा के तमाम इंतजामात होते और वो पटना तक सकुशल आ सकते थे। आम आदमी के आने की अगर बात होती तो जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उस तरह से आम आदमी जरूर चलने में अब हिचक रहा है। राणा, सच्चाई यही है। बिल्कुल नीरज कुमार किस हिसाब से, किस स्रोत से उनको पता चला, उनका सूचना तंत्र क्या था कि तेजस्वी यादव को वो रास्ते में देख लिए, नालंदा और नवादा के रास्ते कि वो पटना रात को ही पहुंच गए। तो ये एक होमवर्क जो नेता करते हैं बयानबाजी देने से पहले और ट्वीट पर अपना वो बयान जारी करने से पहले, ये समझना चाहिए कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। आज उनका तमाम आप देखेंगे कि किस तरह से उनको बैकफुट पर आना पड़ा है, उसके बाद से उनका फिर कोई बयान या माफीनामा अब तक नहीं आया। बिल्कुल। कुंदन जी, क्या सिर्फ नीली चिड़िया पर जो बातें कही जाती है नेताओं के द्वारा या उनके भाषणों में, उनके बयानों में जितना राम राज्य है उसी को राम राज्य मान लिया जाए, हकीकत को भूल जाए?
देखिए कि कागजों पे अगर आप हकीकत को तौलने की कोशिश करेंगे तो उसका वजन बहुत कम निकलता है। जब हकीकत को धरातल पर जाकर तौलने की कोशिश होगी तब आपको उसके सही वजन का अंदाजा होगा। और जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, अगर हम यह मान लें कि 16 नवंबर को जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर नई सरकार का गठन किया है और मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तब से लेकर अब तक के भी आंकड़े बहुत उत्साहजनक और उत्साहवर्धक नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। अब स्थिति यह है कि सरेआम दरभंगा जैसे शहर में 10-10 करोड़ रुपए की डकैती को अंजाम दिया जा रहा है, अपहरण की वारदातें हो रही हैं, हत्या, राजधानी पटना में हत्या हो जा रही है। और आपको एक और घटना की मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस समय पटना में चुनाव हो रहा था दूसरे चरण के चुनाव के दौरान पटना से महज 18 किलोमीटर दूर एक दलित युवती के साथ स्थानीय 4 मनचले युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ये इस घटना को मैं अभी इसलिए रेफर कर रहा हूं कि वो एक ऐसा वक्त था जिस समय तमाम प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर होता है और पटना में दूसरे चरण के दौरान 8 सीटों पर चुनाव होने वाले थे। तो उन परिस्थितियों में फतुहा की एक दलित लड़की के साथ अगर राजधानी के इतने करीब के इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन स्थिति क्या होगी। मैं बार बार एक बात की चर्चा करता रहा हूं कि अपराध तब तक कम नहीं हो सकता पूरे राज्य में या देश में जब तक आम जनता के मन में, अपराधियों के मन में कानून को लेकर खौफ नहीं बैठेगा कि छोटी से छोटी घटना हो या बड़े अपराध हो, हम अगर किसी भी तरह के आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होंगे, कानून की पहुंच हम तक हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं सजा के पात्र बनेंगे। जब तक यह भय आम जनता के मन में, अपराधियों के मन में नहीं जाएगा, अपराध नहीं थम सकते। राजधानी के चिरैयाटार पुल पे एक शिक्षिका की सरेआम हत्या कर दी जाती है, पीसीआर वैन उनकी मदद को नहीं पहुंचती है और इलाज के अभाव में या कह लें पुलिस की दखलंदाजी के बिना उनकी मौत हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि राजधानी से लेकर सुदूर इलाकों तक जो स्थिति बनी हुई है अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर, वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। आप भले ही विपक्ष की सरकार को या विपक्षी पार्टियों को जंगल राज और डबल युवराज की संज्ञा दे दें, लेकिन यह केवल बयानबाजी है और जुबानी जमा खर्च से राजकाज और प्रशासन सरकारें नहीं चलाई जाती। जनता को हकीकत और धरातल पर निष्कर्ष और नतीजे चाहिए होते हैं। और ऐसे में जो बिहार की स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सर्दियों का मौसम आने दें, जैसे ही बिहार में तापमान गिरने लगेगा अपराध में वृद्धि होगी। और जो पटना की सड़कों का हाल हमने दिखाया था, हमारे संवाददाता ने पटना की सड़कों का जो एक जायजा लेने की कोशिश की थी कि पुलिस पूरे सड़क पर रात भर नजारत रही थी, वह स्थिति बिहार के बाकी दूसरे 37 जिलों के भी है। और इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि अपराध को घटने की कहीं से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल मधुर जी, एक तरफ मुख्यमंत्री साहब इतने चिंतित नजर आते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, आला अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि गश्त बढ़ाई जाए, उसके बाद भी जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो डराने लगते हैं, चाहे फिर एनसीआरबी का हो या एसबीआरबी का आंकड़ा हो। फिर कहां ढूंढे सुशासन? देखिए, ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं, ये आंकड़े केवल और केवल 60% मतलब वास्तविक घटनाओं का अगर आकलन करें आप, जो घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कि मामला दर्ज नहीं करती यहाँ की पुलिस, तो वो ये जो आंकड़े हैं घट रही घटनाओं का केवल 60% मतलब मामलों का ये आंकड़ा है। मतलब स्थिति इससे ज़्यादा भयावह है राणा। तो अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े किसी आम जनता ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। आपके थाने में, मतलब सरकार के थाने में दर्ज मामलों के हिसाब से ये आंकड़े हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी जारी करे या राज्य स्तर की एजेंसी जारी करे। लेकिन ये आंकड़े भयावह तब और हो जाएंगे जब सारे के सारे मामले थाने में दर्ज होने लगेंगे और हर आदमी बेहिचक होकर के पुलिस तक पहुंच पाएगा। क्योंकि कानून का खौफ अगर अपराधियों पर नहीं है, पुलिस का खौफ अपराधियों के उस पर नहीं है, लेकिन आम जनता जरूर थाना जाने से भय खाती है, डरती है, वहां जाने से सहमती है थाने जाने से। तो इस भय को खत्म करने का काम भी पुलिस का है।
कि वो किस तरह से अपनी जो विक्टिम है, जो लूटा हुआ आदमी है, जिसको अपराधियों ने लूट लिया है या जिसके घर की महिला के साथ या बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, वो थाने तक बेहिचक आ सके। लेकिन वहाँ जाकर के जो जलालत उसको झेलनी पड़ती है, इस वजह से वो घटना को स्वीकार कर लेता है। और आपने देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी हुई कि रेप की कोशिश किसी बच्ची के साथ की गई और उसके वो शर्मवश आत्महत्या कर लेती है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं बिहार में। तो ये एक जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र को गंभीर होना पड़ेगा। और थाना में अगर मामला लेकर के कोई जाता है और दर्ज नहीं किया जाता है तो थानेदार पर कार्रवाई करने की परिपाटी शुरू करनी पड़ेगी। और पहले कई ऐसे एसपी हुआ करते थे या डीआईजी स्तर के अधिकारी, आईजी स्तर के अधिकारी हुआ करते थे कि इस तरह का संज्ञान मतलब सूचना मिलने पर उस थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन अपराध बेलगाम है, बेखौफ है अपराधी यहाँ पर। लेकिन सरकार केवल समीक्षा बैठक करने में लगी है, डीजीपी और गृह सचिव केवल समीक्षा बैठक करने में लगे हैं। तो ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की अगर कोशिश आप करते रहेंगे केवल सचिवालय में बैठ करके, और जिले की स्तर की जो आप देखिए, बीजेपी के सांसद है छेजी पासवान सासाराम से, उन्होंने रोहतास के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए और 2-2, 3-3 बार लगाए, क्योंकि एक पेट्रोल पंप के मालिक की हत्या हुई, फिर एक किसान की हत्या हुई, लगातार कई हत्याएं हुई रोहतास में। और सांसद को, चूंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, सत्ताधारी दल के सांसद हैं, लेकिन उनकी आवाज को भी सरकार ने नहीं सुना और वहां के एसपी अभी तक बरकरार हैं। तो ये किस हिसाब से आप सत्ता का संचालन करना चाहते हैं? अगर आपका सांसद ही बोल रहा है कि अपराध का ग्राफ इनके रीजन में बढ़ा है, इनके रीजन में बढ़ा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका मधुर जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंदन जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, ये चिंतादेह है।